जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली, यानी कि एक प्रकार से कहते हो वरदान साबित होने वाली। इस सेशन में हम लोग जितने भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों इस सेशन में जितने भी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे वे सभी के सभी प्रश्न क्या होते हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब कहने के बाद सभी के सभी नहीं पूछे जाएंगे, उसी से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इस सेक्शन से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करीब करीब कितने, तो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, ठीक है। और हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं किस टॉपिक से हम लोग कितना डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग विज्ञान के एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो जीव विज्ञान है और उसका जो पोषण वाला हिस्सा है, न्यूट्रिशन वाला हिस्सा है, उसी से हम लोग 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने है, बहुत ही आसान है कि सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों हम आपको बता दें, तो देखिए आपसे क्या पूछी जा रही है कि कौन सा जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम को हम लोग क्या करते हैं, तो जैव प्रक्रम को हम लोग लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि सजीवों में कौन सा लाइफ प्रोसेस पाए जाते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि सजीवों के लिए श्वसन भी जरूरी है, पोषण भी जरूरी है और जन्म भी जरूरी है। यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों जरूरी हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन देखते हैं, दांत के द्वारा, भोजन रसदानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा, कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन आपके पास 4 हैं कि अमीबा भोजन ग्रहण करता है दांत के द्वारा, भोजन रसदानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा कि कुटपाद के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग चलते देखते हैं कि अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखेंगे आप। अगर हम बात करते हैं अमीबा के स्ट्रक्चर का, तो अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। यानी कि अगर हम कहें तो इसकी आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है। कैसी होती है, अनियमित होती है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि अमीबा की आकृति कैसी होती है। तो अमीबा की आकृति अनियमित होती है, इरेगुलर होती है, ठीक है। कैसी होती है दोस्तों, तो इरेगुलर होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर भी कहेंगे, ठीक है, इरेगुलर भी कहेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर ये जो है अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो चलिए मान लेते हैं कि क्या हो गया, ये भोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम भोजन बना देते हैं, ये हो गया आपका भोजन, ओके। क्या हो गया जी दोस्तों, भोजन हो गया, ठीक है भाई लोग। देखिए अब यहाँ पे है कि ये, ठीक है, ये तो इसका केंद्र हो गया। अब इस भोजन को ग्रहण करना है, इस भोजन को ग्रहण करना है। तो भोजन को ग्रहण करने के लिए आखिर करेगा क्या, तो आपको एक बात बताते हैं। देखिए भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या करेगा, ये ऐसे क्या करेगा, ऐसे एक अंगुलीनुमा संरचना बनाएगा। क्या करेगा जी, एक अंगुलीनुमा संरचना बनाएगा। अब ये जो अंगुलीनुमा संरचना है ना दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस अंगुलीनुमा संरचना को हम लोग कहते हैं कुटपाद। क्या कहते हैं जी, कुटपाद कहते हैं। और इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, यानी कि झूठा पैर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमीबा है उसमें पाया जाता है कुटपाद, और कुटपाद के द्वारा ही ये भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो ऑप्शन क्यों चलते हैं कि दांत के द्वारा, भोजन रसदानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा कि कुटपाद के द्वारा। तो आप डायग्राम में आपने देख लिया है कि अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, तो कुटपाद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन से होगा डी, कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मांसाहारी जंतुओं के छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, ठीक है, एक समान होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है। तो ऑप्शन आपके पास 4 है। अब पूछा जा रहा है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में होती है कैसे, ठीक है। अब देखेंगे आप, एक बात बताते हैं आपको, जो शाकाहारी होते हैं ना, तो शाकाहारी को
डाइजेस्ट करने के लिए अधिक समय लगता है। अब शाकाहारी किसे डाइजेस्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि शाकाहारी खाते किसे हैं, तो पौधे को खाते हैं, और पौधे में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है। अब ये जो सेल्यूलोज होता है इसको पचाने के लिए क्या होता है, तो अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है तो भोजन को छोटी आंत में अधिक समय तक रहना भी जरूरी है। इसलिए जो मांसाहारी होते हैं उनका जो छोटी आंत होता है छोटा होता है, ठीक है, और शाकाहारी का छोटी आंत बड़ा होता है, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं उन्हें सेलुलोज का पाचन नहीं करना होता है, ठीक है, सेलुलोज का पाचन नहीं करना होता है। ओके, क्लियर है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऑप्शन से हो जाएगा ये कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती हैं, तो कम होती हैं। ऑप्शन से हो जाएगा ए, क्योंकि मांस को पचाने के लिए सेलुलोज की तुलना में कम समय लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली पोषण विधि कौन सी होती है। तो हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे पैरामीशियम है और अमीबा है, पैरामीशियम और जो अमीबा है, इनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इनमें पोषण की जो विधि पाई जाती है उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिएगा। क्या ये स्वपोषण होता पाया जाता है, क्या ये मृतजीवी पाया जाता है, कि परजीवी पाया जाता है, कि प्राणी समभोजी पाया जाता है। इसको करेक्ट कर लेंगे, समभोजी। तो ऑप्शन आपके पास 4 हो गए, स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समभोजी। तो आपको हम बता दें कि जो अमीबा होता है और जो पैरामीशियम होते हैं उनमें जो पोषण की विधि पाई जाती है वो पाई जाती है आपका प्राणी समभोजी। अब एक बात समझिए, यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कि पैरामीशियम से, ठीक है। तो पैरामीशियम की अगर हम आकृति की बात करते हैं तो पैरामीशियम की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है, तब आपको बता दें पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है चप्पल के जैसा, ठीक है। कैसा होता है जी, चप्पल के जैसा होता है, क्लियर है। चलिए, और अमीबा की आकृति कैसी होती है, जस्ट हमने आपको बताया है। तो याद रखिएगा पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है, तो चप्पल की जैसी होती है। अगर एग्जाम में आएगी तो आप उसे टिक जरूर करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है। देखिएगा, अपघटक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं तो डिकम्पोजर है। क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, डिकम्पोजर। अब देखिए, डिकम्पोजर कहने का मतलब क्या होता है, ये डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। डिकम्पोज करने का मतलब तोड़ना होता है। चलिए अब नाम से देखते हैं डिकम्पोजर क्या होंगे, ये क्या होंगे, वैसे जीव होंगे जो कि क्या करेंगे, तोड़ने का ही काम करेंगे। अब किसे तोड़ेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे है कि कौन एक अपघटक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 4 है। पहले आप अपघटक के बारे में जानिए। अपघटक का मतलब होता है कि जो क्या करते हैं कि जो अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ करके एकदम निम्नलिखित कर देते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि उसको एकदम सरल जो टुकड़े होते हैं उसमें बदल देते हैं, उसको अपघटक बोलते हैं, ठीक है। चलिए, या इसको हम लोग अपघटनकर्ता भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने सी है। तो क्या शैवाल यह काम करता है, गोलकृमि करता है, बैक्टीरिया करता है, कि अमरविल करता है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उत्तर का इसका, तो इसका जो आंसर होगा आपके सामने वो हो जाएगा बैक्टीरिया। और हाँ दोस्तों, बैक्टीरिया को हम लोग हिंदी में जीवाणु के नाम से जानते हैं, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अब क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो आप देख लीजिए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो आपको बता दें क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है, यानी कि हरा होता है, क्लियर है। चलिए, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं, क्लोरोफिल अणुओं को हम क्या कहते हैं, क्या इसे आप प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम आपको बता दें, ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अगर प्रकाश संश्लेषी अंगक की बात करें तो यहाँ पे होता है दोस्तों आपका हरित लवक, ठीक है, हरित लवक होता है। प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषी अंग में आ जाता है पत्ती, ठीक है। अगर प्रकाश संश्लेषी इकाई, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है क्वांटासोम, ठीक है। क्या होता है जी, क्वांटासोम होता है। और क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं, तो क्वांटासोम पाए जाते हैं क्लोरोफिल के अंदर। तो
ऑप्शन से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये ए, प्रकाश संश्लेषी इकाई यानी कि क्लोरोफिल अणु को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ठीक है, चलिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ध्यान से समझिए ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो हम आपको बता दें कि देखिएगा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना उसमें एक पत्ती के जैसी ग्रंथि होती है जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, क्या कहते हैं जी, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। क्लियर है, तो ये जो अग्नाशय है जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में हम लोग पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं, और इसी पैनक्रियाज के द्वारा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशयी रस में। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं, जो कि क्लियर है। अब अग्नाशय के बारे में एक और बात जान लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कि कौन ऐसी ग्रंथि है। ठीक है, प्रश्न अगर पूछी जाती है कि कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, दोनों का कार्य करती है। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अग्नाशय, अग्नाशय। क्लियर है, चलिए पैनक्रियाज। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो सुपोषी पोषण के लिए आवश्यकता में हरित लवक, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल, और इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो सुपोषी पोषण होते हैं उसके लिए जो जरूरी होता है, हरित लवक भी जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है, CO2 भी जरूरी होता है, और जल भी जरूरी होता है, यानी कि ऑप्शन से हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है। देखिए ध्यान से, पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को, यहाँ पे होना चाहिए प्रोटीन को। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन को, अब प्रोटीन को क्या करता है, क्या वो पेप्टोन में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदलता है, वसा में बदलता है, कि ग्लूकोज में बदलता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को, तो अब देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है, कि जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो वो प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन में। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पेप्टोन। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब पेप्सिन कहाँ से आया, तो गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो गैस्ट्रिक जूस होता है जिसको हम कहते हैं जठर रस, क्या कहते हैं जी, जठर रस कहते हैं। ओके, अब जो जठर रस है ना, जठर जो रस है उसमें क्या होता है कि पेप्सिनोजन पाया जाता है, पेप्सिनोजन, ठीक है। एक होता है प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अब देखिए पेप्सिनोजन के ऊपर किसकी क्रिया होती है, थोड़ा सा ध्यान समझिए। आपने HCl का नाम सुना होगा, अभी प्रश्न इससे आएंगे। HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेप्सिनोजन के ऊपर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्शन करता है ना, तो ये जो पेप्सिनोजन है वो किस में बदल जाता है दोस्तों, वो बदल जाता है आपके पेप्सिन में। ठीक है, किस में बदलता है, पेप्सिन में। और चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि जो पेप्सिन होता है ये क्या होता है। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न है कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम है। आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कि पेप्सिन है तो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक, ऐसा पूछा जाता है कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पेप्सिन। अब रहिए
प्रोरेनिन, तो देखिएगा इसके ऊपर भी क्रिया होगी किसकी, HCl की, तो ये बदल जाएगा किसमें, रेनिन में, ठीक है। और रेनिन क्या करता है, तो यह मिल्क के प्रोटीन का पाचन करता है। अब रहा सर ये मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपको हम बता दें कि मिल्क प्रोटीन जो होता है ना, मिल्क प्रोटीन, ठीक है, उसका नाम है कैसीन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है, आप याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है। तो आपको हम बता दें दोस्तों, लार ग्रंथियां 3 होती हैं, ठीक है। लार ग्रंथि कितनी होती हैं, 3 होती हैं, यानी कि 3 जोड़े होती हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं पैरोटिड, ठीक है, एक का नाम है सबलिंगुअल, और एक का नाम है सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए, आई मीन 3 जो सैलिवरी ग्लैंड है, एक पैरोटिड, एक सबलिंगुअल, एक सब मैंडिबुलर। क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पैरोटिड हाँ होता है, सब मैंडिबुलर होता है, ब्रूनर्स नहीं होता है, ठीक है, ब्रूनर्स नहीं होता है। तो प्रश्न की ओर देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा लार ग्रंथि नहीं है। तो लार ग्रंथि नहीं है तो कौन सा नहीं है जी, तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी से ब्रूनर्स ग्रंथि जो होती है लार ग्रंथि नहीं होती है। क्लियर है। चलिए, अब निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित करती है, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यही पूछा जा रहा है कि ध्यान समझिए कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, देखिए दोस्तों गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है उसकी जो कौन सी कोशिका होती है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन सी ऐसी कोशिका होती है जो कि क्या करती है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, HCl के नाम से जानते हैं। तो HCl का स्राव करती है। तो आपको बता दें दोस्तों, वो होता है आपका पैराइटल सेल, यानी कि ये भीतिया कोशिका। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, तो गैस्ट्रिक जूस को तो हम हिंदी में जठर रस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग जठर रस कहते हैं। अब जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। मेनली इसमें पाए जाते हैं आपके पेप्सिनोजन, ठीक है, फिर प्रोरेनिन, फिर आपके HCl, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये अक्रिय होते हैं, मतलब कि एक्टिव नहीं होते हैं। अब एक्टिव कौन करता है, तो HCl इन लोगों को एक्टिव करता है। तो मुख्य रूप से आपको देखिए कि HCl है। फिर क्या होता है कि गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होते हैं उसके जो कुछ सेल होते हैं वो म्यूकस का भी स्राव करते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और HCl मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये द्वितीय कोशिका के द्वारा स्रावित होते हैं। याद रखिए गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाए जाते हैं। हाँ जी, आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, कि इसका pH मान कितना होता है, इसका pH वैल्यू कितना होता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में जब भोजन का पाचन होता है उस वक्त कौन कौन से रस भूमिका निभाते हैं। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि छोटी आंत में जब भोजन का पाचन होता है उसमें आपके पित्त रस की भी भूमिका होती है, अग्नाशयी रस की भी भूमिका होती है, और आंत रस की भूमिका तो होती ही है। यानी कि अगर हम बात करें तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि ABC। तो दोस्तों सभी के सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पूछा आपसे कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है। तो याद रखिएगा 1.3 से लेकर के 1.5 के करीब करीब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, ध्यान समझिएगा, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं, वृद्धि और जनन के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं, वृद्धि और
जनन के लिए करते हैं क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? क्या उसे हम अंतर्ग्रहण कहेंगे, परपोषण कहेंगे, पोषण कहेंगे कि स्वपोषण कहेंगे? अब थोड़ा सा चारों ऑप्शन को देखते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना, ठीक है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, ठीक है, भोजन को ग्रहण करना। परपोषण का मतलब क्या होता है? परपोषण का मतलब होता है दूसरे से भोजन ग्रहण करना, दूसरे से भोजन ग्रहण करना। पोषण का मतलब होता है कि पोषक तत्व ग्रहण करना तथा उसका उपयोग शरीर के वृद्धि और विकास के लिए करना। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोषण हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा पोषण, ठीक है। आज स्वपोषण का मतलब होता है कि भोजन अपना स्वयं बनाना और उसका उपयोग करना। अगला प्रश्न है कि अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? क्या उसे काइम कहते हैं, काइल कहते हैं, पीत कहते हैं या सक्कस इंटेरिकस कहते हैं? तो सक्कस इंटेरिकस नहीं कह सकते हैं, ना ही पीत कह सकते हैं, ठीक है, ना ही चाइल कह सकते हैं, ना ही काइम कह सकते हैं, एक मिनट, ना ही काइम कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं, याद रखिएगा। इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है? इसे ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, हाँ जी, वह है कुटपाद। तो अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, बिल्कुल सही जवाब है। आहार नल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है कि हमारा जो आहार नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? क्या वो ग्रसनी होती है, क्या वो छोटी आंत होती है, अमाशय होती है कि ग्रास नली होती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जो आहार नल होता है उससे सबसे जो लंबा हिस्सा है वो है आपका छोटी आंत होता है, ठीक है, छोटी आंत। अब एक बात आपसे पूछी जाएगी सर कि छोटी आंत लंबा होता है लेकिन इसको हम छोटी आंत कहते हैं, लेकिन जो बड़ी आंत होता है उसका साइज छोटा होता है, उसको हम बड़ी आंत क्यों कहते हैं? तो आपको बता दें इसका डायमीटर कम होता है और उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। तो छोटा होने के बावजूद भी उसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं और इसका डायमीटर कम होता है, लंबा होने के बावजूद भी इसे हम लोग छोटी आंत के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपने जब भोजन खाया होगा ना, रोटी खाया होगा, आप उसको चबाते हैं तो देखिएगा कुछ ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो होता है कि आपको मीठा लगता है। अब ये मीठा लगता है, क्यों मीठा लगता है? तो मीठा इसलिए लगता है कि मुंह में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो टूटते हैं, यानी कि उनका डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो ऑप्शन की तरफ से हम लोग देखते हैं कि मुख गुहा में, ग्रसनी में, अमाशय में, छोटी आंत में। तो देखिएगा जो पाचन की क्रिया का प्रारंभ होता है ना वो होता है मुख गुहा से, यानी कि मुख गुहा, माउथ कैविटी से, माउथ कैविटी से। चलिए अगला प्रश्न, वसा के पाचन में सहायक होती है। वसा, अब बोलेंगे सर ये वसा यानी कि दोस्तों इसे हम लोग इंग्लिश में फैट कहते हैं। तो फैट के पाचन में सहायक होती है, क्या वो टाइलिन होती है कि लाइपेज होती है, मल्टेज होती है, लैक्टेज होती है? तो थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, लैक्टेज किसको डाइजेस्ट करता है? लैक्टोज को, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। माल्टेज किसको डाइजेस्ट करता है? माल्टोज को, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। लाइपेज किसको डिस्कस करता है? तो फैट को। और टाइलिन किसको? तो टाइलिन होता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। तो आपके पास चारों ऑप्शन के हमने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं प्रश्न की ओर के वसा के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों वसा का पाचन कौन करेगा? ये लाइपेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं, हाँ दोस्तों, रक्षी कोशिकाएं यानी कि इसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। और कहीं कहीं आप इसे और किस नाम से जानते हैं? तो आप इसे द्वार कोशिका के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रक्षी कोशिका और द्वार कोशिका एक ही होती है। तो कहाँ पाई जाती है? क्या ये जड़ में पाई जाती हैं कि पत्तियों में पाई जाती हैं कि फूलों में पाई जाती हैं कि फलों में पाई जाती हैं? तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मान लीजिए क्या हो गया कि ये पत्तियाँ हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई? ये पत्तियाँ हो गई। क्लियर है? ओके, अब आप देख लो, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे,
छिद्र होते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ठीक है, हो गया ना जी। और इसी को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। और स्टोमाटा के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। और स्टोमाटा के जो किनारे किनारे होती हैं वहाँ पे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। तो यही गार्ड सेल हैं जो कि पाए जाते हैं पत्तियों में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पत्तियों में, यानी कि ऑप्शन से बी हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा, वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा होती है 0.03% होती है। ठीक है, ये तो CO2 का हो गया। अब इसी के साथ हम आपको ऑक्सीजन के भी बता देते हैं और नाइट्रोजन के भी बता देते हैं। तो नाइट्रोजन क्या होती है? प्रतिशत से 78%। और ऑक्सीजन क्या होती है? वो होती है 20.95, यानी कि जो लगभग क्या हो जाएगा 21% के करीब होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए, और एक और भी याद रखिए, आर्गन गैस होता है 0.93%। ठीक है, चलिए, अब है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पीत रस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं जी? इसे हम लोग बाइल जूस कहते हैं। और ये जो बाइल जूस होता है पीत रस, इसका स्राव होता है यकृत से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये बी, यानी कि लीवर। ठीक है, अब थोड़ा सा पीत रस आते हैं। तो याद रखिएगा, पीत रस क्या करता है? तो वसा का पायसीकरण करता है। अब आपसे पूछे जाके बताइए, वसा का पायसीकरण कौन करता है? तो वसा का पायसीकरण कौन करता है? तो पीत रस करता है। और पायसीकरण का मतलब क्या होता है कि अघुलनशील वसा को, वसा यानी फैट को घुलनशील वसा में बदलना, घुलनशील वसा में बदलना। ठीक है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका पायसीकरण। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भोजन का पचना एक अवकरण वाली प्रक्रिया है, या जिसको हम लोग कहते हैं अपचयन। ठीक है, क्या कहते हैं? अपचयन। इसमें क्या होता है, भोजन के टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाते हैं। भोजन के जो टुकड़े होते हैं क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाते हैं, न कि उनका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण रहता है तो उपचयन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं हो रही है तो इसको हम लोग कहते हैं अपचयन। ठीक है, जनरली अपचयन होता है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कवक को हम अंग्रेजी में फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फंगी कहते हैं या फंगस कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए, जो फंगस होते हैं ना, ये जो फंगी होते हैं, ये आपके होते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स, यानी कि इन्हें हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम लोग कहते हैं मृतजीवी। यानी ये सड़े गले पदार्थों पर ही क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें कौन सा भी पोषण पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है मृतजीवी पोषण। ऑप्शन से हो जाएगा बी, मृतजीवी पोषण, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पर्णहरित को हम लोग दोस्तों किसके नाम से जानते हैं? तो पर्णहरित को हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पर्णहरित को हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। और फिर देखिए, एक सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट होगा, और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि हम लोग को क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और साथ में H2 की आवश्यकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन से हो जाएगा डी, जो कि होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम को हम लोग क्या कहते हैं? Mg कहते हैं। और मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो हम आपको बता दें दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अब वो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का क्या कार्य होता है? तो आपको हम बता दें कि जो मैग्नीशियम होता है ना, क्या करता है
कि जो सूर्य का प्रकाश का होता है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश में एक ऊर्जा होती है जिसको हम लोग कहते हैं विकिरण ऊर्जा, ठीक है। कौन सी ऊर्जा? विकिरण ऊर्जा। अब ये जो विकिरण ऊर्जा है, इसको जो मैग्नीशियम है वो किस में बदलता है? तो वह बदलता है रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ठीक है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। और ये जो बातें हमने बताई उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? तो आपको हम बता दें कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होती है कि जो H2O है ये टूटता है, ठीक है। UV का ये या रेडिएशन का ये H2O टूटता है, ठीक है, H2 और O2 में, ठीक है। किस में? H2 और O2 में टूट जाता है। तो याद रखिएगा, अब H2 जो O2 है कितने टूटता है? तो हाफ O2 में टूटता है, ओके। तो H2O से ही निकलता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जल से। दंत अस्थि क्षय, जिसको हम लोग कहते हैं टूथ डीके। टूथ डीके का कारण है मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना और इनमें से सभी। अब सुनिए, जब मान लेते हैं हमने मीठी चीज़ें खा ली, जब हम मीठी चीज़ें खाएंगे ना या कोई भी भोजन करेंगे तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भोजन है वो करता क्या है कि जो हमारा दांत होता है, थोड़ा सा एक बात को समझिए, ठीक है। मान लेते ये हमारा दांत हो गया। अब क्या करता है कि जो भोजन के कण हैं वो दांत के ऊपर क्या करते हैं? तो एक लेयर बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं जिसको हम लोग प्लग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्लग कहते हैं। अब जो प्लग है इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। मान लेते हैं बैक्टीरिया पनप रहे हैं, और बैक्टीरिया जब पनपेंगे तो क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे, ठीक है। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं दांत खराब हमारा दर्द कर रहा है, तो आपको दवाई देगा और आपको एक सलाह और देगा फ्री में ना, एक्चुअली उसके लिए पैसा लेता है वो फी के रूप में, कि आपको दांत सुबह शाम दोनों ब्रश करना है। अब आखिर क्यों कहता है कि आप जब ब्रश करेंगे तो ये जो प्लग है, ये जो प्लग है इसका निर्माण नहीं होगा, इसका निर्माण नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका निर्माण नहीं होगा। जब इसका निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका दांत खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि मीठा खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों सही हैं। तो ऑप्शन से हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो दोस्तों याद रखिए, पतियों में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, ठीक है। रंध्र पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी से क्या करता है, ये CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन, देखिए क्या करता है जी, ये CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। फिर जब ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 बाहर निकलता है। अब कहेंगे सर कब कौन सी क्रिया होती है? तो आप थोड़ा सा समझिए, जब यहाँ पे होगी प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो CO2 को ग्रहण किया जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज की जाएगी। लेकिन वहीं पे जो प्रक्रिया होगी किसकी? श्वसन की प्रक्रिया होगी, तब ऑक्सीजन ली जाएगी और CO2 को रिलीज की जाएगी। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? तो ऑप्शन से बी, रंध्र के द्वारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा जाइलम, ठीक है। तो जो जाइलम होता है ना दोस्तों, इंग्लिश में तो जाइलम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक प्रकार का सम्मोहन ऊतक है, सम्मोहन ऊतक होता है, ओके। और एक और बात जान लीजिए, एक दिशा में कार्य करता है, एक दिशा में कार्य करता है, एक दिशा में कार्य करता है, ठीक है। तो जाइलम है, समान ऊतक होता है, एक दिशा में कार्य करता है, सिंपल सी बात है। और हाँ जी दोस्तों, जाइलम क्या करता है?
तो जाइलम परिवहन करता है किसका, तो जाइलम परिवहन करता है वाटर का यानी कि जल का। तो भोजन का परिवहन कि जल का, तो ऑप्शन से आपके हो जाएंगे ए, जल का वहन के लिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है पत्तियों में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो हमको क्या मिलता है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज और प्रकाश देख लेते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें CO2 H2O, ठीक है, CO2 H2O, ऊपर से आता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और क्या होता है, और रहता है यहाँ पे पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, ठीक है, पर्णहरित होती है। क्लियर है। अब बनता क्या है, तो बनने में देखिएगा क्या बनता है, तो बनने में आपके होंगे, ठीक है, बनने में होगा वो C6H12O6। अब C6H12O6 को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे जानते हैं ग्लूकोज के नाम से, ठीक है। अब ग्लूकोज के साथ साथ और क्या बनते हैं, तो ग्लूकोज के साथ साथ और बनते हैं आपके, रिलीज किए जाते हैं H2O और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, तो ऑक्सीजन आपके होते हैं गैस के रूप में, और H2O होता है वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में, ठीक है। चलिए, तो सूर्य के जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो किसकी प्राप्ति होती है, तो दोस्तों प्राप्ति होती है ग्लूकोज की। अब थोड़ा सा एक बात और बता दें तो चलिएगा, जो ग्लूकोज होता है ना, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन वहीं पर पूछ दिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका ये O2 होता है, ठीक है। क्या होता है, O2 को हम लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। और किसका बाय प्रोडक्ट, तो प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट कहा जाता है किसे, तो O2 को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, शायद हम लोग इसको देख चुके हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, रिपीट हो रही है। कुटपाद किस में पाया जाता है, क्या पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है कि अमीबा में। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न अमीबा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, देखिए आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे CO2 को ग्रहण किया गया और ऑक्सीजन को रिलीज की गई, ठीक है। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का और साथ ही साथ CO2 का जो बैलेंस है, क्या है दोस्तों, बैलेंस है, वो कैसे बना रहता है, तो प्रक्रिया होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, ऑलरेडी हमने बताया था ऑप्शन में, ठीक है। तो पत्तियां होती हैं, अंग पूछा जा रहा है ना, प्रकाश संश्लेषी अंग यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा है, तो वो आपके हो जाएंगे पत्ती। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, क्या वो एक शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियां हमारे अमाशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अमाशय में। और जठर ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती हैं वो हमारी जो अमाशय की दीवारों में पाई जाती हैं और जठर इसका स्राव करती हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन दोनों, सुबह शाम। तो आपको बता दें दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण हमेशा क्या होती है, तो दिन में ही होती है, क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश अवेलेबल होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, और लीवर को हम लोग दोस्तों यकृत भी कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में लीवर को ही कलेजी कहा जाता है।
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, देखिएगा गलती हो जाती है ना अभी जस्ट, इसलिए प्रश्नों को आप 2 बार पढ़िए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल। जल की आवश्यकता है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। ठीक, तो ऑप्शन से ए सही जवाब। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो आपको हम बता दें, पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वो आपके छोटी आंत में होती है। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों से स्राव को क्या कहते हैं? क्या आप उसे आंतरस कहेंगे? क्या आप उसे सकस इंटेरिकस कहेंगे? क्या आप उसे जठर रस कहेंगे? क्या आप उसे दोनों कहेंगे? तो आपको हम बता दें दोस्तों कि ये आंतरस और सकस इंटेरिकस दोनों को क्या होता है, जो कि छोटी आंत के द्वारा स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन से हो जाएगा डी। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क के मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो बच्चा बता देगा 32 दांत होता है। स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं, तो स्वाद कलियाँ स्वाद बताने का काम करती हैं और ये हमारे जीभ के ऊपरी सतह पे पाई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये, ठीक है, ये आपका जीभ हो गया ना, तो इसके ऊपर पर डॉट 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 पाई जाती हैं, वो हो जाएंगे जीभ के ऊपरी सतह पर। ऑप्शन से बी। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, थोड़ा सा देख लो ऐसे, ठीक है, ये आगे वाला हिस्सा। तो आगे वाला हिस्से को हम लोग कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक नहीं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। ऑप्शन से सी, इसको कहते हैं कार्डियक। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? क्या वह स्थानांतरण है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण? इनमें से सभी। क्या स्थानांतरण सभी करते हैं? नहीं करते हैं, पौधा नहीं करता है। श्वसन सभी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण केवल पौधा करता है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी तो नहीं होगा, ना ही प्रकाश संश्लेषण होगा, ना ही स्थानांतरण होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन, चाहे वो पौधा हो चाहे जानवर हो, चाहे पौधा हो चाहे जानवर हो, या इवन एक सूक्ष्म जीव हो, उसको भी सांस लेने की आवश्यकता होती है, श्वसन की क्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण का बाई प्रोडक्ट क्या है? तो वह है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है, क्या इनेमल होता है, दांत होता है, हड्डी होता है? कोई नहीं होता है। तो आप याद रखिए, ये दांत हो गया, और दांत का जो ये क्राउन है, क्राउन में सबसे जो ऊपर वाला होता है ना, ये जो चमकीला होता है, उसको हम लोग कहते हैं इनामेल। और इनामेल ही हमारे क्या होता है, शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। तो हो जाएगा ऑप्शन से ए। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कुटपाद में, केंद्रक में, यकृत में, रसधानी में? ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई, यानी कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में ये प्रश्न पूछी गई थी, और आपके मैट्रिक क्लास के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुटपाद में, केंद्रक में, यकृत में? देखिए कुटपाद में नहीं होता है, ना ही ये केंद्रक में होता है, ना ही यकृत में। तो किस में होती है? तो वो होती है रसधानी में, यानी कि वैक्यूल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो में हमने आपको 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाए। दोस्तों लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ही इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि इसको शेयर कर देना चाहिए तो अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस टॉपिक से हम 50 और करवा देंगे। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण होंगे आपके लेवल को बढ़ाते हुए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।